वर्तमान में कौशल विकास नाम का शब्द सुनने को बहुत अधिक मिल रहा है। हर जगह लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे तरीके आज अपनाए जा रहे हैं। कुछ लोग अप स्किलिंग की बात कर रहे हैं, कोई री स्किलिंग की बात कर रहा है, तो कोई अन स्किलिंग के बाद फिर नई स्किल की बात करता है। और ये मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ उचित कौशल है, जहाँ स्किल लेवल रिक्वायर्ड लेवल से मैच करता है, वहाँ लाभ की संभावना सर्वाधिक होती हैं। इसीलिए आज हम स्किल पर बात करेंगे। स्किल आपकी डिग्री से ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका स्किल या उनकी क्षमताएं, उनकी दक्षताएं, उनकी कुशलताएं उतनी विकसित नहीं हो पाती हैं जितनी कम डिग्री वाले या डिप्लोमा होल्डर्स या एकेडमिशियंस डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए वर्तमान में कुछ कंपनियां अब डिग्री होल्डर्स की जगह एकेडमिशियंस को जगह देने लगी हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट अपने हिसाब से करती हैं। दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज स्किल। स्किल इज द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट कम्स फ्रॉम ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ यह बात समझने की है कि कौशल तीन चीजों से आता है। नंबर वन प्रशिक्षण, नंबर दो एक्सपीरियंस कार्य करने का अनुभव, और तीसरा है प्रैक्टिस लगातार अभ्यास। तो इसीलिए कोई भी इन चीजों को डेवलप कर सकता है। लोग ये भी कहने लगे हैं, डिग्री इज द गेट पास टू गेट द जॉब ओनली। इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू डेवलप योर स्किल सेट। दूसरी बात करते हैं, एबिलिटी एंड कैपेसिटी एक्वायर्ड थ्रू कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स स्मूथ एंड एडेप्टिवली कैरी आउट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने काम को या कठिन कार्यकलापों को कितनी सततता से, कितने सिस्टमैटिक तरीके से, लगातार सस्टेन्ड वे में, कंटिन्यूअल वे में डेवलप कर पाते हैं और उन आदतों का विकास कर लेते हैं, उन आदतों को अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं, जिनसे आप रोजाना नए आइडिया या टेक्निकल स्किल को और उचित एडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तीन बातें कही गई। नंबर वन, कॉग्निटिव स्किल, दैट इज कॉल्ड आइडियाज, हाउ टू मेक न्यू इनोवेटिव। दूसरी बात कही थिंग्स, थिंग्स मीन्स हाउ टू डू द जॉब, टेक्निकल स्किल। और तीसरी बात कही गई पीपल, जो लोग हैं, जो कार्य करते हैं, जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है, वो हो गई इंटरपर्सनल स्किल। तो इन चीजों की आपको हमेशा जरूरत रहती है। इसीलिए हमेशा आदमी को अपने स्किल को, अपने कौशल को, अपने विकास को, अपनी दक्षताओं को और बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे जैसे वो इन चीजों को बढ़ाएगा तो वैसे वैसे उसका उचित विकास होता चला जाएगा। तीसरी बात यह भी कही जाती है कि जिन लोगों की अपनी क्षमताएं, अपनी नॉलेज को, नॉलेज मीन्स अपने ज्ञान को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाते हैं और एक्चुअली उसको परफॉर्मेंस में बदल पाते हैं, वह एक स्किल है। बहुत सारे लोग, मैं एक उदाहरण के साथ बात कर सकता हूँ, हाउ टू ड्राइव द व्हीकल। बहुत सारे लोगों को पता है कि गाड़ी में बैठिए, स्टीयरिंग पकड़िए, इग्नाइट कीजिए, क्लच दबाइए, गियर बदलिए, गाड़ी चलेगी। लेकिन यह नॉलेज है, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कंटिन्यूअल अभ्यास करना पड़ेगा और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। आगे चलते हैं। स्किल के लिए तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। सबसे पहले आपको नॉलेज होना, दूसरा आप उसकी प्रैक्टिस करें, और तीसरा अपने आप में एक्सपर्टीज डेवलप करें। जब एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है तभी आपको नॉलेज या स्किल या कॉम्पिटेंस का आभास होने लगता है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि स्किल एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमताएं हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। उनको ऐसा नहीं है कि हम सब अपने माँ के पेट से या जन्म के समय हम सब में एक सी स्किल होती है, नहीं। सब में अलग अलग अपनी क्षमताएं, दक्षताएं, कुशलताएं, अपनी सोचने का एटीट्यूड भगवान अलग अलग देता है और हम उनको लर्निंग के हिसाब से, उनको अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। दूसरी बात, स्किल में एक गोल होना, एंड गोल होना बहुत आवश्यक है कि मुझे ये करना है और इसके बाद ये अचीव करना है। उसके लिए मैक्सिमम सर्टेनिटी
आपकी निश्चितता अधिकतम हो और उसमें कम से कम एनर्जी और कम से कम टाइम लगे उसे अचीव करने में, तब आप कह सकते हैं कि आई हैव डेवलप्ड माई स्किल, तब आप में स्किल है। अन्यथा स्किल नहीं है, वो तुक्के में काम होता है। इसीलिए आपको जरूरत है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें और वर्तमान में जिन उद्योगों में या जिन संगठनों में या जिन ऑर्गेनाइजेशंस में या जिन संगठनों में स्किल सेट अधिक है, वहां वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। आइए अब आप बात करते हैं कि स्किल को मैप कैसे करें। तो पढ़ाई तो जब चीज आएगी जब मुझे पता हो कि मेरे में कम है, तो स्किल मैपिंग की बात करते हैं, जो आज के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां स्किल मैप हो जाती है वहां उसको डेवलप भी किया जाता है। कुछ लोग स्किल को मैप नहीं करते, इसीलिए वो डेवलप करने की बात तो सोच भी नहीं सकते। तो नंबर 1 स्टेप है इसमें, सेट अप द लिस्ट ऑफ की स्किल्स फॉर गोल, कि मेरे यहाँ जो जो कार्य करने के, कार्यकलाप करने के तरीके हैं, जो पद हैं, जो स्थान है, उन पर मुझे क्या क्या स्किल सेट चाहिए, किस कुशलता का आदमी चाहिए, सबसे पहले यह लिखित में होना चाहिए। नंबर 2, डिफाइन व्हाट दोज की स्किल्स मीन इन प्रैक्टिस, उन सबको वास्तव में करने में क्या क्या संभावनाएं और अधिक हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कितना हो सकता है या मेथड में इंप्रूव कितना ला सकता है, तब हम ह्यूमन स्किल की बात करें। नंबर 3, सेट अप डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज, कि आप ज्ञान के स्तर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको प्रोफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी कहते हैं, वो डिजाइन करना पड़ेगा कि मेरे लोअर लेवल पर ये चाहिए, लेवल 2 पर ये चाहिए, लेवल 3 पर ये चाहिए, लेवल 4 पर ये चाहिए। तो आपको उन सब चीजों को एक जगह निश्चित करना पड़ेगा, लिखित करना पड़ेगा, उनको प्रयोग में लाना पड़ेगा। और आज सैलरी या वेजेज स्किल सेट के हिसाब से ही मिलती है। नंबर 4, असेस ईच टीम मेंबर यूजिंग ए स्किल मैप, फिर आप एक एक टीम मेंबर को स्किल सेट मैप कीजिए कि उसका रिक्वायर्ड लेवल उस पोजीशन का कितना है और उसकी कितनी है, दोनों में गैप कितना है, उनको कहां से भर सकते हैं। तो यह आपको स्किल मैपिंग की प्रक्रिया से ही पता चलेगा। और जो चीज मेजर हो सकती है वह डेवलप की जा सकती है। इसीलिए स्किल के बारे में सबसे पहले प्रशिक्षण, उसके बाद उसने उस प्रशिक्षण से लर्न कितना लिया। ट्रेनिंग बहुत जगह बहुत होती है, लेकिन लर्निंग कितनी होती है, उसका नॉलेज एनहांसमेंट, डेवलपमेंट कितना होता है, और फिर उस नॉलेज को वह एग्जीक्यूट करके ग्रोथ में कितना कन्वर्ट करता है, और फिर उसकी कंटिन्यूअल डेवलपमेंट से, सस्टेनेबल ग्रोथ से उसकी एबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट आता है, तब वह स्किल कही जाती है। खाली ट्रेनिंग दे देने से, ट्रेनिंग देना पहला स्टेप है, लेकिन 5वें स्टेप तक जाने के लिए उसको ट्रेनिंग को लर्निंग में, लर्निंग से नॉलेज में, नॉलेज से ग्रोथ से एबिलिटी में कन्वर्ट करना आवश्यक है। इसीलिए जहां इन चीजों को कंटिन्यूसली मैप किया जाता है, मेजर किया जाता है, फोकस किया जाता है, वहां ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आइए अब बात करते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे इस स्किल को, एक तो जब हम रिक्रूटमेंट करें तो उसकी पर्सन की अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स कितनी है, उस टाइम उसमें कितनी है, और दूसरा उसमें पोटेंशियल कितना है, यह भी ध्यान रखना है। दूसरा, मेरी पोजीशन का, जिस पोजीशन के लिए मैं आदमी रख रहा हूं या ट्रांसफर कर रहा हूं या डेवलप कर रहा हूं, उसकी रिक्वायर्ड लेवल कितना है, और उसके बीच में गैप कितना है, और गैप में किस किस कॉम्पिटेंसी में किस किस प्रोफिशिएंसी का गैप है, उसको मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी से या लर्निंग और डेवलपमेंटल एक्टिविटी से डेवलप कर सकता हूँ। और तब मेरी ग्रोथ, तब ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबल ग्रोथ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आइए हम स्किल को मैप कैसे करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से मैप करते हैं। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का तो पूरा प्रोसीजर अलग है, क्योंकि हम यहाँ बात स्किल सेट की कर रहे हैं। इसके लिए स्किल को खासतौर से 2 पैमानों पर मैप किया जाता है। नंबर 1, स्पाइडर चार्ट मेथड। एक स्पाइडर चार्ट बनाया जाता है और उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी का लेवल, उसकी एफिशिएंसी के लेवल को देखते हुए वर्तमान में उससे खुद भराया जाता है, उसका फैक्ट उसके साथ शेयर किया जाता है,
उसके कुछ उदाहरण देकर उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है, फिर उन चीजों को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है स्किल मैपिंग मैट्रिक्स, जिसमें एक तरफ स्किल्स को लिखा जाता है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय को लिखा जाता है, और फिर सबके कंपैरिजन से उस मैट्रिक्स को डेवलप किया जाता है। मिस्टर ए में कितनी है, बी में कितनी है, सी में कितनी है, डी में कितनी है, और कौन मोस्ट सुटेबल है, किसमें डेवलप की जा सकती है, किसका पोटेंशियल है डेवलप करने का, कौन अपने प्लेटो पर आ गया है। तो ये दो मेथड मार्केट में स्किल मैप के बहुत कॉमन है, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुतायत में इन दो का प्रयोग किया जाता है। और जो अपनी स्किल बढ़ा लेते हैं, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस, उनके पर्क्स, उसके बेनिफिट्स, उनके रेम्यूनरेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे, हाउ टू क्रिएट ए प्रोसेस मैप, इसको कैसे मैप करें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को ढूंढें कि मेरे यहाँ किस लेवल पर किस स्किल की समस्या है, मेरे प्रोडक्ट में, मेरी सर्विसेज में जहां गैप आ रहा है, वहां मैं उस चीज को ढूंढूं। नंबर 2, ब्रेन स्टॉर्म एक्टिविटीज इन्वॉल्व। जब आप करें तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज जरूर करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट से करते हैं, कुछ फिशबोन से करते हैं, कोई सिक्स हेड्स से करते हैं। तो बहुत सारे तरीके, उनमें से जो आपको यूज करना है उसे आप कीजिए और अपने यहाँ इसको डेवलप कीजिए। नंबर 3 है फिगर आउट द बाउंड्रीज, मुझे कहां तक जाना है, मेरा प्लस माइनस की बाउंड्री लेवल क्या है, उसको फिक्स कीजिए। जब तक जिन चीजों की बाउंड्री नहीं होती, उन चीजों को ग्रो करने का, उनको मेजर करने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 4 पर है डिटरमाइन एंड सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, मुझे कौन सा स्टेप कब, कहां, किसके साथ और कैसे लेना है, उसको डिटरमाइन कीजिए। नंबर 4, ड्रॉ बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल्स, स्किल मैप को समझने के लिए फ्लो चार्ट की मदद लीजिए कि कहाँ, किस तरह की, किन किन चीजों की, सिस्टम की, मेथड की, मशीन की, टूल की, टेक्नोलॉजी की, ह्यूमन की, फाइनेंस की, ये सब प्रॉब्लम्स है, इनको देखिएगा। और नंबर लास्ट है फाइनलाइज द प्रोसेस फ्लो चार्ट, फिर वो फ्लो चार्ट बनाइए, फिर उसको मैप कीजिए। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, स्किल मैट्रिक्स बनाने के जो फायदे हैं या मैप करने के फायदे हैं, मैं पहले 15 की बात करूंगा, बाकी तो और बहुत सारे हैं। सबसे पहला कि डिटरमाइन विच स्किल आर लैकिंग, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाता है कि मेरे यहाँ कौन सी स्किल की लैक हो रही है, कमी हो रही है, जिससे मेरी सर्विस में या मेरी प्रोसेस में या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, प्रोवाइड गैप एनालिसिस रिपोर्ट्स which help the above listed HR processes, फिर आपका HR डिपार्टमेंट उन चीजों को, गैप को एनालाइज करके उसको गैप को फिल करने के लिए अपनी प्रोसेस डिजाइन करता है, कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से होगी, क्लासरूम ट्रेनिंग से होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से होगी, अप्रेंटिसशिप से होगी, या कहीं बाहर भेजकर होगी, या जो मेरे सप्लायर्स हैं जिन्होंने वो टूल्स, टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी, प्रोसेस मुझे दी है, वो उससे डेवलप होगी। तो उन चीजों को आप चेक कर सकते हैं। नंबर 3 है रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग के टाइम पर ये बहुत मदद करती है। नंबर 4 जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में अभी कम है, वर्ल्ड वाइज का बहुत योगदान है, लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑब्लिक डेवलपमेंट। आप जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज बहुत तेजी से मार्केट में बहुत कुछ बदल रहा है, कस्टमर की नीड बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोसाइटी की वैल्यूज बदल रही हैं, एम्प्लॉयज की वैल्यूज बदल रही हैं, वर्क लाइफ बैलेंस का सिस्टम बदल रहा है। तो हमारी बहुत सारी चीजें, हमें उन चीजों को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जरूरत है। कुछ कंपनियां अपने टोटल बजट का 5% खर्च करती हैं, कुछ बात भी नहीं करती हैं, यह अलग विषय है। नंबर 5 है वर्क फोर्स प्लानिंग, कि मुझे कहाँ, किसको, कब, किस तरह यूज करना है। नंबर 6 है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और इंटरनल मोबिलिटी, जो मैंने अभी आपसे स्किल मैट्रिक्स की बात की थी कि मुझे किसको कहाँ, राइट मैन ऑन द राइट जॉब का जो प्रोसेस है वो स्किल मैट्रिक्स से ही आता है, उसको आपको ज्ञान हो जाता है। नंबर 7 है क्वालिफाइड रिप्लेसमेंट एंड पीक पीरियड प्लानिंग, कि मेरे पास कौन कौन क्वालिफाइड लोग हैं जिससे मैं सक्सेशन प्लानिंग कर सकता हूँ, या मोबिलिटी कर सकता हूँ, ट्रांसफर प्लान कर सकता हूँ, या अपनी प्रोसेसेस को रीडिजाइन करने के वक्त किस किस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ।
और पीक परफॉर्मेंस के टाइम पर मुझे किस किस लोगों को यूज कहाँ कहाँ करना है। तो राइट मैन ऑन द राइट जॉब ऑन द राइट टाइम, ये तीनों का ज्ञान इसी प्रोसेस से होता है। नंबर 8, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस, कि मेरी प्रोग्रेस स्किल डेवलपमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की कहाँ हो रही है, वो आप लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। मेरे क्रिटिकल एम्प्लॉयज कौन कौन हैं, यदि वो छोड़ के चला जाए तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किस स्किल सेट का अभाव हो जाएगा, उसका सब्सटीट्यूट मैंने कौन डेवलप किया है, या मैंने शैडो रिसोर्स प्लानिंग क्या कर रखी है, यह सब देखना जरूरी है। नंबर 9 है क्रिटिकल एम्प्लॉयज। नंबर 10 है एनहांस क्लैरिटी। आपको अपने फ्यूचर प्लान करने में हमेशा क्लैरिटी बनी रहेगी, आपके दिमाग में कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। नंबर 11 है इंक्रीज ओपननेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओपन कल्चर, ओपन वर्क कल्चर, लोगों में कम्युनिकेशन, लोगों में रेस्पेक्ट, इन चीजों का बढ़ावा होगा, जिससे एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्वतः बढ़ जाएगा। नंबर 11 है क्लियर डेवलपमेंट पाथ, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करेगी, मेरे एम्प्लॉय कौन कौन किस किस तरीके से ग्रो करेंगे। नंबर 13 है इंक्रीज एम्प्लॉयज सेल्फ अवेयरनेस एंड एड इन करियर मैनेजमेंट, कि आदमी खुद भी जब ऑर्गेनाइजेशन मोबिलिटी में रहती है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव वर्क परफॉर्मेंस कल्चर पर रहती है, तो उसमें एम्प्लॉय भी खुद अपने डेवलपमेंट के लिए खुद प्लान करने लगता है और अपने करियर को मैनेज करने के लिए खुद अपनी स्किल सेट को डेवलप करने में, कभी कभी अपने रिसोर्स से डेवलप करने में लग जाता है। नंबर 14 है आइडेंटिफाई न्यू लीडर्स। आपके फ्यूचर नीड क्या है, यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, न्यू बिजनेस में जा रहे हैं, या अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो उन सब चीजों में ये आपका सपोर्ट करता है। नंबर 15 पर है हेल्प इन मेकिंग प्रमोशंस एंड इंटरनल मोबिलिटी डिसीजंस मोर एक्यूरेट। आप मोबिलिटी और प्रमोशन और वैसे भी कर सकते हैं, और यदि इस प्रोसेस से करेंगे, स्किल सेट या कॉम्पिटेंस मैपिंग से करेंगे, तो उसमें आपकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा, और ये सब करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सब तरफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट हाई होगा, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।